हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट विद सलोनी। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के सबसे बड़े जादूगर यानी कि कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ये कार्बन इतना अनोखा है कि इसके जितने दोस्त पूरी दुनिया में किसी के नहीं है। आज की क्लास अगर आपने पूरी देख ली तो मैं गारंटी देती हूँ कि सोते समय भी आपसे कोई कार्बन के बारे में पूछेगा तो आप चुटकियों में जवाब दे देंगे। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाइए और चलिए इस चैप्टर को आसान बनाते हैं। चलिए तो हम आज शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए देखते हैं हम आखिर कार्बन होता क्या है और उसके यौगिक कौन कौन से हैं। देखिए, कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। इसका प्रतीक सी है। इसको हम किससे दिखाते हैं? सी से। ठीक है ना। कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक सी है। इसे हम सी से दिखाते हैं। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। देखिए, कार्बन जो है सर्वतोमुखी तत्व या भूपर्पटी के खनिजों में 0.02% पाया जाता है और वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। क्लियर है ना। खनिज के रूप में भूपर्पटी में 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। हम पूछते हैं ना कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा उपस्थित है, कितने प्रतिशत है, तो 0.03% उपस्थित है। सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। देखिए, जितने भी सजीव हैं, जितने भी आपके सजीव हैं जैसे पौधे और जंतु, इनका शरीर कार्बन यौगिक से बना होता है। आपका शरीर भी जो है वो कार्बन की यौगिक से बना हुआ है। क्लियर है ना। मतलब देखिए, कार्बन सब जगह पाया जाता है। जैसे जंतुओं में भी पाया जाता है, मनुष्यों के शरीर में भी कार्बन है, पौधों में भी पाया जाता है। अनाज जो आप खाते हैं, चावल हो गया, चीनी हो गया, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। और अब हम देखेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध। कार्बन तो आप समझ लिए ना कार्बन क्या है। और देखेंगे और ये भी देख लिए कि कार्बन कितना उपस्थित है, भूपर्पटी में कितने प्रतिशत पाया जाता है और वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है। अब देखेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। परमाणु संख्या वो है जैसे कोई परमाणु है, कार्बन ही है, कार्बन है ना सी, इसके पहले 6 रहता है, यही इसका परमाणु संख्या है जो दिखाती है कितने नंबर पे है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे पहले आता है ना, तो हाइड्रोजन इसके पहले कुछ नहीं, 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन 6 नंबर पे है ना, तो इसकी जो है कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, जैसे कार्बन की यह परमाणु संख्या 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपकी कक्षाओं में होता है। जैसे आपकी कक्षाएं हैं, कोष जिसको हम बोलते हैं के, यल, यम और यन है। तो आपकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 8, ऐसे है ना। तो कार्बन का है जो परमाणु संख्या 6 है, तो हमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, और जो बचेगा उसे हम नेक्स्ट कक्षा में भेज देंगे। तो पहले में हम 2 कर लेंगे, 2 और 2, अब 6 में से 2 हटा देंगे तो बचा 4, 4 को हम आगे वाली कक्षा में भेज देंगे। तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4। ठीक है ना। क्लियर है इतना। चलिए आगे हम देखते हैं।
कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? अब कार्बन जो है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन, न ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4 ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है, आयनिक आबंध बनता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन जो है देखिए 4 अधिक इलेक्ट्रॉनों को ये धारण नहीं कर सकता है। जैसे इसके कक्षा में पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में 4 था ना, जबकि दूसरे कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, 2 8 यही होता है ना, दूसरी कक्षा में 8। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो अपना दे सकता है किसी को, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से धारण कर सकता है, इसके लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा भी तो उसके लिए उसको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। इसीलिए क्या करता है ना तो किसी को देता है और ना ही किसी से ले रहा है, जबकि ये साझेदारी कर रहा है, लेन देन, जैसे उससे लेगा भी तो उसे देगा भी, साझेदारी करके। जैसे आप किसी से कुछ ले लिए, मतलब स्कूल में किसी से अगर किसी को अपना टॉफ़ी वॉफ़ी दे दिए, उससे पेन नोट ले लिए, तो आप साझेदारी कर रहे हैं ना। अब ये तो नहीं है कि आप एकदम से उसे दे दिए, वो आपको कुछ नहीं दिया। ये भी नहीं है कि कोई दूसरा है वो आपको टॉफ़ी ला के दे दिया, आप उसको कुछ नहीं बदले में दिए। होता है ना, न्यू ईयर पे सब गिफ्ट देते हैं, तो वो उसको देगा तो वो जो है दूसरा वाला उसको देगा, दोनों आपस में लेन देन करते हैं। वैसे कार्बन भी करता है। अब तो क्लियर है ना। कार्बन के जो बाहरी कक्षा, जैसे पहले में 2 है, दूसरे में 4 है, जबकि दूसरे कक्षा में हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? 4 उसके पास है तो 4 तो किसी से लेगा नहीं 8 पूरा करने के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत कठिन है। और जो उसके पास 4 है वो किसी को देगा भी नहीं। अगर दे देता तब भी उसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता, तभी भी पूर्ण हो जाता, लेकिन वो 4 किसी को दे नहीं सकता है। अब वो साझेदारी करेगा, लेन देन, लेगा भी और देगा भी। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। देखिए, एक ही प्रकार के विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बने आबंध होते हैं उन्हीं को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एक ही प्रकार का हो या विभिन्न प्रकार का परमाणु हो, उसके इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी करेंगे और उनसे जो आबंध बनेगा उसी को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। कार्बन ही नहीं, देखिए कार्बन को छोड़ करके हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, नाइट्रोजन और क्लोरीन के भी जो परमाणु है ना, इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या करते हैं? परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये भी आबंध बनाते हैं, जैसे कार्बन बनाता है। यहाँ तक क्लियर है ना? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे है, यह तो अपना किसी को पूरा दे नहीं सकता। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दोनों साझेदारी से यह इसको भी दे रहा है, इससे भी ले रहा है, दोनों साझेदारी करके क्या बनाए? H2 बना लिए हैं। एक इसको दिया, ए वाला एक इसको दिया, ए भी अपना एक इसको दिया, तो 2 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब साझेदारी करके H2 बना लिए हैं। ठीक, H हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध इसको हम बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध बना है ना। अब दूसरा आपका है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पे ना, इसका देखिए यहाँ पे 6 परमाणु है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जब है, ये अपना 2 यहाँ से निकाल के दे दिया, ये अपना 2 यहाँ से निकाल के दे दिया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, ये भी क्या किया? ऑक्सीजन अणु बना रहा है।
साझेदारी इलेक्ट्रॉनों के दो जोड़े। अब देखिए दो जोड़े बन रहा है ना, एक ये जोड़ा हो गया और एक ये जोड़ा हो गया, दो जोड़े किया तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्विआबंध, क्योंकि दो आबंध है ना, दो जोड़ा है, एक तो है नहीं जैसे यहाँ पे था। रुकिए क्लीन करके आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पे एक ही जोड़ा था ना, यहाँ पे आपका एक ही जोड़ा है तो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका चार है, चार इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन को हम एक जोड़ा बोलते हैं और फिर दो हो जाएगा तो चार इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन को हम दो जोड़ा बोलेंगे। तो ये क्या ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्विआबंध बना रहा है। ठीक, अब हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परमाणु जो है ये तीन इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपना, यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये सब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। जब ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिकाबंध बनेगा। जब जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे थे तो आपका एकल बंध वही बना था, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे थे तो द्विआबंध बना था। अब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं तो त्रिकाबंध बनेगा। क्लियर है ना। जल के अणु में ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आबंध होता है। अब देखिए H2O है यहाँ पे ना, यहाँ पे H है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देखिए आगे, तो देखिए अब क्या होगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया और यहाँ पे ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया और ऑक्सीजन भी किया, तो यहाँ पे O हो जाएगा बीच में और H क्योंकि एक ही है ना तो एकल बंध बनेगा। एकल बंध एकल आबंध मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे H है ना, यहाँ पे एक आबंध एकल आबंध मतलब कि एक पाई, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सब साझेदारी कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं ना, तो एक आबंध बनेगा। मतलब एक आबंध मतलब एक ऐसे पाई लगा के उसको ऐसे कर देंगे ना तो उसी को बोलते हैं एक आबंध। क्लियर है ना। अब देखिए सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। जो सहसंयोजिक यौगिक है इनके भौतिक गुण क्या है। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। ये जो सहसंयोजी यौगिक है इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होते हैं। गलनांक मतलब जिस वही ताप पर ना कोई जैसे बर्फ़ है वो जल बन जाता है ना, द्रव रूप में आ जाता है, वही उसका गलन पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं गलनांक। ठीक, और क्वथनांक जिस टेम्परेचर पे कोई भी जल खौलने लगता है, उबलने लगता है, उसी ताप को हम उसका क्वथनांक बोलते हैं। क्लियर है ना। दोनों का क्या होता है, बहुत कम होता है क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। मतलब ये एक दूसरे को बांध के ज़्यादा टाइम तक रखते नहीं है। जैसे ठोस है, ठोस को आप फेंक भी देंगे, ऊपर से गिरा भी देंगे, कुछ भी करेंगे, उनके अंदर इतना अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है। वे उसके जो आपके परमाणु उसके है ठोस के, वो अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे द्रव है ना, द्रव अगर गिरा दिए, पानी गिरा दिए तो फैल जाता है ना, वैसे ठोस फैलता नहीं खुद से। अब देखिए सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जो सहसंयोजिक यौगिक होते हैं, पहला तो याद रखिएगा इनका भौतिक गुण कि इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होता है क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। और दूसरा इनका है यह सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं।
मतलब कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। विद्युत के कुछ चालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता है। अब आपका है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है? आपका पहला है श्रृंखलन। ठीक, श्रृंखलन क्या है? कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आप देखे हैं ना, ट्रेन देखे हैं? देखे तो होंगे ही, सब देखते हैं। ऐसे रियल में बहुत लोग नहीं देखे होंगे तो टीवी में तो देखे ही होंगे, है कि नहीं? तो जैसे देखिए, ट्रेन के जो है वो डिब्बे एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, देखे ही हैं कि एक डिब्बा जुड़ा है, फिर उससे डिब्बा जुड़ा है, वैसे उससे डिब्बा जुड़ा है, एक लंबी श्रृंखला बना रहा है ट्रेन का। तो वैसे ही कार्बन के परमाणु जो है ये सहसंयोजी आबंध बनाकर, ये भी बीच में आबंध बनाकर वैसे ही श्रृंखला के रूप में जुड़े रहते हैं। तो उसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? उसी संरचना को हम श्रृंखलन बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये एकल आबंध से भी जुड़े रहते हैं, मतलब इनके बीच में एक लाइन होगी, द्वि या त्रिक आबंध मतलब तो 2 लाइन से भी जुड़े रहेंगे या तो 3 लाइन से भी जुड़े रहेंगे। जैसे है ना, मान लीजिए अगर यहाँ पे है हाइड्रोजन, फिर ऐसे हम कर दिए, फिर हाइड्रोजन, तो एकल आबंध हो गया। अगर ऐसे लगा दिए, ऐसे कर दिए 2 लाइन, तो मतलब द्वि आबंध हो गया। और 3 लाइन कर दिए ना, तो त्रिक आबंध हो गया। क्लियर है ना अब? तो वैसे जुड़े रहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं श्रृंखलन। एक श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। ट्रेन वाले से याद रखिएगा। फिर आपका है चतुर्संयोजकता। अब चतुर्संयोजकता क्या है? कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है। कार्बन के जो परमाणु है उसकी संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक संयोजी परमाणु और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। कार्बन की परमाणु की संयोजकता 4 है ना, तो ये 4 अन्य परमाणु के साथ, जैसे कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ या एक संयोजी परमाणु के साथ, ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। जैसे आप बनाते हैं किसी से, गांव भर में या कहीं भी अगर आप रहेंगे तो आपका उनसे भी रिश्ता हो जाएगा। वो भी आपके अगल बगल वाले भी आपके चाचा भैया लगेंगे, गांव वाले भी आपके चाचा भैया लगेंगे, शहर वाले भी आपके चाचा भैया दीदी लगेंगे। तो ऐसे ये भी आबंध बना लेता है सबसे। अब आपका है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब हम पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है। ठीक है, जितना पढ़े उतना क्लियर है ना। कार्बन क्या होता है, आबंध कैसे बनता है, या कार्बन की संयोजकता क्या होती है, और श्रृंखला क्या कैसे बनाता है, ये सब पढ़े ना आप। अब देखेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कौन कौन से यौगिक संतृप्त होते हैं और कौन कौन से कार्बनिक यौगिक जो है असंतृप्त होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन रहेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन, देखिए लगाइए अपना दिमाग, देखिए कार्बन है ना, हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन से हाइड्रो निकाल लीजिए और कार्बन है, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन की यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे है हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो आपका है ये 2 भागों में बटा है। 2 भागों में बटा है आपका, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
दो भागों में बटा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध, इनके कार्बन कार्बन जो परमाणु है ना, इसके बीच एक आबंध पाया जाता है। याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच, हाइड्रोजन नहीं कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध पाया जाता है। जैसे आपका उदाहरण है आपका एल्केन, ये जो एल्केन एल्काइन है, एल्केन एल्कीन एल्काइन है ना, इसको हम पीछे भी ख़त्म होने के बाद ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, ट्रिक अभी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। एक बार याद हो गया ना तो सोते टाइम भी आपको सपने में भी आता रहेगा याद। तो एल्केन है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। हम देखेंगे एक है ना जो जोड़ो हटाओ घटाओ वाला सूत्र है, उसी से हम याद करेंगे इसे, इसका सूत्र। एक ट्रिक है जोड़ो हटाओ घटाओ, उसी से। तो ये समझ में आया। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, जैसे कि एल्केन हो गया। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है या त्रिआबंध होता है। कार्बन परमाणुओं के बीच देखिए या तो डबल बॉन्ड रहेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, त्रिआबंध। ठीक, इसी को हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। रुक जाइए, इसको मैं ब्लू कर लूँ क्या? ब्लू सही है, चलिए ठीक है, इसी से पढ़ाती हूँ। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्कीन आपका आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n। ठीक, और आपका हो जाएगा एल्काइन, इसका सूत्र है CnH2n-2। आगे भी हम सूत्र याद कर लेंगे, सब टेंशन ना लीजिएगा, बस मेरे ऊपर सब छोड़ दीजिए, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप पढ़िए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है, जो यहाँ पे आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन। पहला हम एल्केन पढ़े थे ना, एल्केन से ही जो आपका एल्केन है, यहाँ पे ये जो इसका सूत्र आपको दिख रहा है, अगर C के जगह आप एक रखेंगे, अरे N की जगह आप यहाँ पे जहाँ CN है, N की जगह अगर 1 रखेंगे ना तो CH4 हो जाएगा। अगर वहीं पे 2 रखेंगे तो C2H6 हो जाएगा। तो हम देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र, इसके हम नाम देखेंगे और उसके बाद से नाम, आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र देखेंगे। ठीक है, जैसे आपका है हाइड्रोकार्बन का नाम, हाइड्रोकार्बन का नाम देखिए, और आणविक सूत्र क्या होगा और इसका संरचना सूत्र क्या होगा, कैसे बना है। पहला आपका जैसे यहाँ पे था ना आपका फॉर्मूला, जो अगर 1 रखेंगे वहीं पे तो आपका आएगा मेथेन, CH4 बनेगा। रुकिए मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, क्लियर आपका हो जाएगा ना। देखिए जहाँ यहाँ पे N है, N की जगह हम 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, लेकिन 1 तो हम लिखेंगे नहीं तो C लिख देंगे, H हो गया। और देखिए N की जगह 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 में, अगर 1 मल्टीप्लाई करेगा आपका 2 में तो 2 ही होगा ना। तो जब आपका 2 होगा तो यहाँ पे 2 और +2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, CH4 बन गया। इसी को हम बोलते हैं मेथेन। अब यहीं पे C के जगह अगर हम 2 रखेंगे, C है, N की जगह 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, और फिर N की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, H4 हो गया, 4 + 2 6। ठीक, ऐसे ही हम फिर 3 रखेंगे, ऐसे 4 रखेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए
जब हम 1 रखे तो CH4 हुआ, CH4 हुआ ना, तो कार्बन को हम बीच में रख देंगे, कार्बन को बीच में रखेंगे, ऐसे कार्बन को बीच में रख दीजिए। और हाइड्रोजन आपका कितना है, 4 है। एक हाइड्रोजन ऊपर से और एक हाइड्रोजन इस साइड से जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन इस साइड से जोड़ दीजिए, और एक हाइड्रोजन नीचे से जोड़ दीजिए। ठीक, तो आपका पूरा हो गया ना, 4 हाइड्रोजन, C1 था और हाइड्रोजन 4 था। देखिए कंप्लीट हो गया। इसी को हम बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र। क्लियर है ना? चलिए, और ऐसे ही आपका एथेन है, अगर वहीं N के जगह पे 2 रखेंगे आप तो C2H6 बनेगा। और इसका संरचनात्मक सूत्र A है, देख लीजिए यहाँ पे 2C हो जाएगा और 6 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, 5, 6 हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक, तो A भी आपका कंप्लीट है। अब आगे देखिए, आपका है प्रोपेन। प्रोपेन अब वहीं N की जगह अगर 3 आप रखेंगे ना तो आएगा C3H8, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन। और इसका संरचनात्मक सूत्र देख लीजिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कार्बन है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे भी देखिए 3 ऊपर 3 नीचे और 6, एक 7, एक 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया। क्लियर है ना? बना लेंगे ना आप। फिर आपका है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन यहाँ पे अगर हम 4 रख देंगे N की जगह अगर 4 रखेंगे तो आपका C4H10 बनेगा। और इसका संरचनात्मक सूत्र ये है। फिर पेंटेन, अगर वहीं पे हम N की जगह 5 रखेंगे तो C5H12 बनेगा, जिसका संरचनात्मक सूत्र ये है। जितने देखिए हाइड्रोजन है, पहले तो सबसे पहले आपके बनाने का तरीका है, क्या करिएगा, रुकिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जितना कार्बन दिया रहेगा, जैसे 5 कार्बन दिया है ना, तो ऐसे कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 C लिख लीजिएगा। अब इनके बीच एक एक बॉन्ड लगा दीजिएगा, एक एक आबंध लगा दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमें जितना बचा है, ऐसे इधर बचा है ना खाली जगह, यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ऊपर खाली जगह है, ऊपर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। नीचे खाली जगह है, नीचे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। फिर इधर इधर तो खाली नहीं, ऊपर खाली है, ऊपर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, फिर नीचे जोड़ देंगे। देखिए ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे। देखिए, और एक इस साइड जोड़ देंगे। हो गया। अब देख लीजिए, आपका 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8, एक 9, एक 10। ठीक, और देखिए 10 बना, एक इधर है 11, एक यहाँ पे 12 छूट गया था, तो 12 हो गया ना। तो आपका H कितना दिया है, H 12 ही दिया है, H 12 ही दिया है ना। तो ऐसे हम इसको बनाते हैं। अब तो आप बना लेंगे ना, कोई गलती मत करिएगा। रुक जाइए, इसको इरेज कर दूँ, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका है, वहाँ पे बीच में क्या होगा, या तो द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा। तो आपका एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन इथीन, C2H4। ठीक है, या तो एल्काइन एथाइन हो जाएगा, C2H2। जो फार्मूला था ना वो आपका, उसी पे इसको हम रखेंगे। अभी हम पीछे पूरा का पूरा ट्रिक समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे लिखा है C2H4 तो यहाँ पे आपका कार्बन 2 रहना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन 4 रहना चाहिए। और एथीन है ना, एल्कीन से बना है, एथीन जो आपका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहना चाहिए।
देखिए इन की मात्रा जब लगेगी तो जान जाइए कि डबल बॉन्ड, और आइन की मात्रा लगेगी जैसे एल्काइन तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे सी कार्बन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, और 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, ऐसे हम 4 कर देंगे। ठीक है, और एल्काइन है तो इसका हम यहाँ पे 3 आबंध लगाएंगे, और 2 हाइड्रोजन है तो एक इधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, अब एक इधर जोड़ दीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। तो जो आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके नाम हम देखेंगे। एल्कीन से बनेगा, देखिए एल्कीन है ना, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। एल्कीन अगर जहाँ पे आ गया, एल्केन आ गया तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन आ गया तो डबल बॉन्ड, और एल्काइन आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 आबंध 3 लाइन। तो यहाँ पे आपका है इससे बनेगा, अगर एन की जगह हम 1 रखेंगे ना तो आपका यही बनेगा एथीन, जिसका है सूत्र C2H4। अब C2H4 देखिए यहाँ पे आपका कार्बन 2 रहेगा और बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि एथीन है, एल्कीन से बना है, और 4 हाइड्रोजन हम कर देंगे, ऐसे बना देंगे। ये आपका संरचना सूत्र है। फिर आपका है प्रोपीन, जहाँ 3 से बनाएंगे ना, एन की जगह 3 रखेंगे तो आपका प्रोपीन बनेगा। प्रोपीन में हम तीन यहाँ पे रहेगा कार्बन, लेकिन एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि सब जगह डबल बॉन्ड, सब जगह नहीं रहेगा, बस एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा, और हाइड्रोजन हम लगा देंगे। 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो आपका ये संरचना बनेगा। फिर आपका ब्यूटीन, यहाँ पे एन की जगह हम 4 रखेंगे तो C4H8 बनेगा, और यहाँ पे इसकी संरचना देख लीजिए ये है। अब तो आपको संरचना समझ में आ ही गया होगा, खुद से बनाइएगा, एक बार ट्राई करिएगा। अब देखिए, अब एल्काइन से बनाएंगे। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, या उसी को बोलते हैं हिंदी में त्रिआबंध। तो एल्काइन से बनेगा एथाइन, एथाइन का हो जाएगा C2H2, इसका सूत्र है। और इसको जब हम बनाएंगे तो कार्बन 2 दिया है ना, 2 कार्बन लगाएंगे और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पे है, और 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर से जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इधर से, हो गया इसका संरचना सूत्र। और प्रोपाइन है, प्रोपाइन मतलब जो सूत्र वो एल्काइन वाला है, वहाँ एन की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो C3H4 बनेगा। अब इसमें भी हम किन्हीं 2 कार्बन के बीच हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, सबके बीच नहीं। तो यहाँ पे 3 कार्बन लिख दिए, किसी एक के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, और फिर बचा है 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम। देखिए 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है, तो आपका क्या बन गया है, प्रोपाइन। प्रोपाइन का संरचना सूत्र है। फिर आपका है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन एन की जगह हम 4 रखेंगे, C4H6 बनेगा, और यहाँ पे C 4 बार रख देंगे, देखिए 4 बार C है, और यहाँ पे H6 है तो इसको हम 6 बार लगा दिए, यहाँ पे एक ऊपर, 1 2, एक इधर से लगा दिए, 3 4 5, एक इधर से जोड़ दिए, 6। ठीक है, अब देखिए आपका है संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन हम देखेंगे। देखिए सीधी, पहला है आपका सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला मान लीजिए वही रेल की पटरी वाला, रेल जो है ना, रेल के डिब्बे वाला, सीधी एकदम श्रृंखला हो, जैसे ट्रेन के डिब्बे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, वैसे देखिए कार्बन जुड़ा है, सीधे रेखा में जुड़ा है ना, इसी को हम सीधी श्रृंखला बोलते हैं। जैसे प्रोपेन है आपका C3H8, तो कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़ा है ना, 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, 3 इधर 3 इधर, 6, एक इधर एक इधर, 8 हाइड्रोजन है, तो सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ आपका है।
दूसरा है आपका शाखी श्रृंखला। अब जो आपका एक कार्बन है शाखी श्रृंखला में जुड़ा रहेगा। शाखा में जुड़ा रहेगा, जैसे आपका यहाँ पे देखिए शाखा में जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे भी है, इसको हम शाखी श्रृंखला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पेंटेन आपका हो जाएगा। पेंटेन की संरचना जैसे C5H12, या तो हम एन पेंटेन ऐसी संरचना बना सकते हैं, या तो अगर आइसोपेंटेन की बनाना हो तो देखिए यहाँ पे जुड़ा है ना 2 आबंध से, तो ये आपका आइसोपेंटेन की संरचना है। इसको हम शाखी श्रृंखला बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और इसको देख लीजिए एक बार, समझ लीजिएगा। ये आपका नियोपेंटेन की संरचना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, इधर C जुड़ा है, इधर C है, इधर C है, 4 C है, अब हाइड्रोजन सबसे जुड़े हुए हैं, तो ये आपका नियोपेंटेन की संरचना है। PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। कंसेप्ट विद सलोनी टेलीग्राम चैनल का नाम है, और आपकी कम्युनिटी पोस्ट में भी लिंक दिया गया, आप जुड़ सकते हैं। जितना भी PDF जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है सबका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे होता है ना उसका भी PDF आपको मिल जाएगा। सब के सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जाके एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको मैं गारंटी दे रही हूँ, 101% गारंटी है कि अगर आप जितनी भी क्लास कराई जा रही है सब क्लास आप देख ले रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और जो आपको ट्रिक सिखाई जा रही है उसे याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वो आप कर लीजिएगा। आपको एग्ज़ाम में साइंस में 95+ करने से कोई नहीं रोक सकता है, 95+ % करने से, ठीक है। बस आप यहाँ पे एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए और कुछ नहीं, बस देख लीजिए एक बार, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से देख के बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और याद करने की जिम्मेदारी मेरी है। ट्रिक्स के द्वारा तो मैं आपको याद ही करवाऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ना हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर है पेपर है वो भी सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर भी आपका सॉल्व करेंगे। जो जो फिगर आए हैं आपके एग्ज़ाम में वो भी हम देखेंगे। सब कुछ आपको लिखना भी सिखाया जाएगा, सब आपका होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। देखिए, सबका जो आप ऊपर देखे हैं ना, सबका आणविक सूत्र जो सूत्र लिखते हैं वो समान है, लेकिन इनका संरचना जो हम संरचना ये बना रहे हैं ये सबका अलग अलग है। इसी को हम बोलते हैं संरचनात्मक समावयव, ठीक है। फिर आपका है वलय। वलय में देखिए, वलय जब बनेगा ना, एक एक बॉन्ड बना है, कार्बन के बीच एक एक बॉन्ड बना है, तो ये आपका संतृप्त है, संतृप्त है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में दिख गया है ना आपको, देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये आपका असंतृप्त हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया गया यहाँ पे ऐसे बना दिया गया और सब में हाइड्रोजन लगा दिया गया। ये आपका हेक्सेन का है, C6H12, हेक्सेन C6H12 का बॉन्ड आपका है, ये आपका संतृप्त है। यहीं पे आपका बेंजीन का बनाया गया है C6H6, ये आपका डबल बॉन्ड बीच में लग गया है ना बेंजीन में, ये आपका असंतृप्त है। अगर एग्जाम में पूछेगा बेंजीन संतृप्त है कि असंतृप्त, आप बता दीजिएगा बेंजीन जो है असंतृप्त है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, द्विक आबंध है। अब आपका है प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह क्या है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में
यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब हटा देते हैं, इस प्रकार की कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। कार्बन की संयोजकता है वो संतुष्ट रहेगी। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विषम परमाणु। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह है जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। और यही जो है यह विषम परमाणुओं या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान कर देता है, उसी को हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए, जैसे यहाँ पे है विषम परमाणु, प्रकार्यात्मक समूह और प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र। यहाँ पे आपका क्लोरीन हो जाएगा या Vr हो जाएगा। यहाँ पे है ना क्लोरो ब्रोमो, इसी को बोलते हैं हम हैलोजन समूह का है। देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, या आयोडीन, ये तीनों है ना, ये आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका है विषम परमाणु और इसका प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्कोहल अगर आपको जहाँ पे OH दिख गया, ऐसे एक बॉन्ड लगा रहेगा, OH दिख गया तो एल्कोहल समूह का है। ठीक, जैसे सभी लोग किसी किसी समूह के होते हैं ना, कोई बोल दिया अरे वो इसके हैं, यहाँ वो इस जात के हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जातिवाद नहीं हो रहा है, मतलब बस एग्जाम्पल बता रही हूँ। नहीं बोल देते हैं अरे उस जात के हैं, उस समूह के, उस समूह के हैं। वैसे ही एल्कोहल है। यहाँ पे अगर OH दिख गया, यहाँ पे OH दिख गया अगर, तो एल्कोहल समूह का है। ठीक, अगर डबल बॉन्ड O दिख गया और H दिख गया, मतलब CHO अगर आपको दिख गया ना, तो एल्डिहाइड समूह का है। क्या दिखेगा? CHO। अगर A दिख गया तो एल्डिहाइड समूह का है, लेकिन CO दिख गया, ऐसे डबल बॉन्ड लगा के O दिख गया CO, तो एक कीटोन समूह का है। जैसे सबका अलग अलग समूह होता है। और यहाँ पे आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, अगर CO दिखा ही है और OH भी दिख गया तो कार्बोक्सिलिक समूह का है। इसमें एल्कीन समूह होता है और एल्काइन समूह। एल्कीन समूह में C में डबल बॉन्ड रहेगा और एल्काइन समूह में एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड त्रियाबंध रहेगा। आगे हम लोग समूह के बारे में देखेंगे, पहले एक बार इसको आप क्लियर कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे। आपका है समजाति श्रेणी। समजाति मतलब मान लीजिए समान जात के है। ठीक, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रस्थापित होता है, उसी को हम बोलते हैं समजाति श्रेणी। जैसे उदाहरण में आपका हो जाएगा एल्कोहल C3OH, OH लगा है ना, एल्कोहल समूह का है। C2H5OH और C3H7OH, C4H9OH, ये आपका एल्कोहल समूह का है। और सामान्य सूत्र, समजाति श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 म्यू, इसको हम बोलते हैं म्यू, ठीक है, 14 म्यू द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। जो समजाति श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्य हैं, इसमें CH2 का अंतर तथा 14 म्यू द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुण धर्मों में भिन्नता आती है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु
द्रव्यमान बढ़ने से क्या होता है, भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है। ठीक है ना। अब देखेंगे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बन यौगिकों का नाम कैसे हुआ, इसकी नाम पद्धति के बारे में देखेंगे। यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, कितने कार्बन है। प्रकार्यात्मक समूह को पूर्वलग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाओ। प्रकार्यात्मक समूह को पूर्वलग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाना है। यहाँ पे देखिए प्रकार्यात्मक समूह है, पूर्वलग्न या अनुलग्न है, और यहाँ पे उदाहरण जैसे आपका हैलोजन समूह में क्या आएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है ना। याद रखिएगा हैलोजन समूह में क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आता है। यहाँ पे है पूर्वलग्न में हो जाएगा क्लोरो ब्रोमो या आयोडो। देखिए यहाँ पे हम पूरा का पूरा लिख लिया है ना, बना लिए हैं संरचना। यहाँ पे Cl लिख देंगे, Cl लिख दिए ना। अब ये आपका हैलोजन समूह का हो गया। Cl मतलब क्लोरीन से बना है, इसी को हम बोलते हैं पहले हाइड्रोजन। देखिए कितना है, 1 2 3 है ना। तो अगर एक रहता है उसको हम बोलते हैं मेथ, 2 है एथ, 3 है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगा है ना, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हुआ प्रोप और एन प्रोपेन हुआ, और Cl है तो Cl को हम बोलेंगे क्लोरो। देखिए समझिए पहले, Cl है, Cl को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन समूह का, इसको हम बोलते हैं क्लोरो। अगर Br रहता है तो ब्रोमो, I रहता है तो आयोडो बोलते हैं। Cl है तो इसको हम बोलेंगे क्लोरो लिख दिए। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दूसरे को एथ बोलेंगे, तीसरे को प्रोप बोलेंगे। जैसे गिनती होता है ना, 1 2 3 4, ऐसे आपके इसमें गिनती होता है। अगर 1 रहेगा मेथ, 2 रहेगा एथ, और 3 रहेगा प्रोप, 4 रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा पेंट, या 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा, ऐसे ही आगे आपकी गिनती है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्स नॉन डेक, ऐसे इसकी गिनती है ना। तो ऐसे ही पहले हम काउंट करेंगे कितना कार्बन है। तो यहाँ पे आपका 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप हो गया। और सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है, एन होता है ना, तो प्रोप और एन प्रोपेन, तो इसी को बोलेंगे हम क्लोरोप्रोपेन। समझ में आया, बना लेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व लग्न हम लोग देखे थे, जो आगे लग रहा था। अब देखिए एल्कोहल आपका है, एल्कोहल क्या है, अनुलग्न है, ये आपका पीछे लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब देखिए जो मैं आपको बताई, याद रखिएगा। सबसे पहले, अब ये बाद में लगेगा ना, तो पहले सबसे पहले हम कार्बन काउंट करेंगे। मेथ एथ प्रोप हो गया। कितना, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो हम एन लगाएंगे। प्रोप एन प्रोपेन, और यहाँ पे ऑल, इसको बोलते हैं ऑल। हम एल्कोहल है ना, तो ऑल इसको बोल लेंगे, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं, एल्कोहल को ऑल बोलेंगे, एल्डिहाइड को ऑल बोलेंगे। ठीक, अल बोलेंगे, अल इसको। अब देखिए आप, जैसे एल्डिहाइड है, ये भी अनुलग्न है, ये भी पीछे आपका लगेगा। तो जब पीछे लगेगा तो सबसे पहले हम कार्बन काउंट करेंगे। तो कार्बन काउंट करेंगे, मेथ एथ प्रोप, एक बॉन्ड है एन, प्रोपेन, इसको बोलेंगे अल, तो प्रोपेन और अल प्रोपेनल हो जाएगा। और कीटोन है ना, कीटोन भी अनुलग्न है, ये भी पीछे लगेगा, इसको हम बोलते हैं ऑन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपका पहले, सबसे पहले बाद में जब ये लगेगा तो कार्बन काउंट हम करेंगे। मेथ एथ प्रोप हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड एन, और यहाँ पे ऑन है तो प्रोपेनॉन आपका हो जाएगा।
और फिर आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका है, इसका भी अनुलग्न ही है, ये भी पीछे लगेगा। इसको बोलते हैं हम ओइक एसिड, ओइक बोलते हैं ना। तो अब हम ओइक हम बाद में लगाएंगे। जैसे सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, मेथ एथ प्रोप, प्रोप हो गया सिंगल बॉन्ड तो एन, और इसको ओइक तो प्रोपेन और ओइक, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, क्योंकि OH लगा है यहाँ पे, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। अब आपका है एल्कीन, एल्कीन है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब वहाँ पे एन लगा रहे थे, पर अब यहाँ पे एल्कीन है ना, तो ईन लगाएंगे। एल्कीन है तो यहाँ पे देखिए अनुलग्न इसका है ईन। ठीक, ईन है तो पहले हम काउंट करेंगे मेथ एथ प्रोप, प्रोप है और ईन है तो प्रोप और इन प्रोपीन। ठीक, अब आपका है एल्काइन, एल्काइन है ना, तो इसको हम आइन जोड़ते हैं, अनुलग्न ये भी है तो पीछे हम क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो मेथ एथ प्रोप, और प्रोप में आइन लगाएंगे तो प्रोपाइन। क्लियर है ना, बना लेंगे ना आप लोग। अगर नहीं क्लियर होगा एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन क्लियर कर लीजिएगा। अब देखेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। जो कार्बन यौगिक है उनके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। सबसे पहला आपका है दहन, CH4 + 2O2 दहन की क्रिया करके CO2 + 2H2O प्लस उष्मा प्लस प्रकाश देगा। देखिए, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, करते हैं ना। कोयला वाला क्या है, कार्बन का यौगिक है। ठीक, उसको आप जलाते हैं, बेचारा कार्बन गुस्सा मान जाएगा, बोलेगा मेरे परिवार के सदस्यों को जला रहे हैं सब। अच्छा है कि निर्जीव है, सजीव रहता तब आप लोग को बताता। देखिए, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। ये क्या करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं ना। दहन अगर इसको आप जलाएंगे तभी तो ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा तभी तो खाना बना लेते हैं, बिना ऊष्मा के थोड़ी नहीं कुछ पकेगा। और प्रकाश भी देता है, अगर जला दिए आप, आग जलेगी तो पूरा का पूरा चारों तरफ उजाला हो जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर वायु की उपस्थिति में मतलब खुले में अगर आप उसको जलाएंगे ना तो नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता है। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ी कम होती है, अगर इसको हम जलाते हैं ना तो ये नीला स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको जलाने पे धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न होगी, धुआं भी निकलेगा और पीली ज्वाला उत्पन्न होगी क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है, इसमें हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। वायु की उपस्थिति में ना कार्बन का पूरा उपचयन नहीं हो पाता, इसीलिए। अब आपका है दूसरा आपका रासायनिक गुण, इसका है ऑक्सीकरण। हम यही पढ़े हैं ना। देखिए, पहला हम क्या पढ़े थे, रासायनिक गुणधर्म दहन, दूसरा आपका है दहन मतलब जलाना, दूसरा ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट KrCr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। अब देखिए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी उपस्थिति में एल्कोहल एथेनॉल, एल्कोहल जानते हैं ना, जो जाते हैं शाम को सब जाएंगे ठेके पीने ना, वही अल्कोहल है, उसी को बोलते हैं अल्कोहल। जाके
पौवा चढ़ा के आते हैं ना 70 75 80 वाला, वही है अल्कोहल। और जो सब पीते हैं उसी को बोलते हैं एथेनॉल। और मेथेनॉल जो है वो जहरीली शराब होती है। सुने होते हैं ना, पेपर ऊपर में न्यूज़ में देखते हैं कि भट्टे वट्टे पीते लोग पी के मर गए हैं, जहरीली शराब हो गई थी, वो मेथेनॉल बन जाता है। उसका परीक्षण यहाँ पे सब ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, तो उनको नहीं पता रहता है क्या मेथेनॉल बना कि एथेनॉल। एथेनॉल पीने वाला होता है, मेथेनॉल जहरीली शराब होती है। पीते हैं तो चले जाते हैं। देखिए अब एथेनॉल है, ठीक, क्षारी KMnO4 या अम्लीय KrCrO7 इसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं ना, तो एथेनोइक अम्ल बनाते हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण के बाद आपका है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया जो आपका है, इसमें देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलता है। ठीक, पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जो आपका हाइड्रोजन जोड़ के देखिए, पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में आपका ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ के संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसी को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। और आपका आगे है चौथा आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन, देखिए प्रतिस्थापन मतलब इसका मतलब ये किसी को निकालेगा। देखिए यहाँ पे है ना CH4Cl2 सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके CH3Cl बना रहा है, और यहाँ से एक H निकाल दे रहा है। यहाँ से एक H निकाल देगा, यहाँ से एक Cl निकाल देगा। यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 4 H है, तो एक H निकाल दिया, एक Cl निकाल दिया, यहाँ पे HCl बना लिया। CH3Cl प्लस HCl बना लेगा। क्लियर है ना। अब आपका है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। अब हम पढ़ेंगे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में। पहले आपका देखेंगे एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल जो है रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद है। इसका रंगहीन गंध होता है, ये रंगहीन होता है, और गंध और जलने वाला स्वाद होता है इसका। जल में घुलनशील होता है, वाष्पशील एवं जिसका क्वथनांक 351 के होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। एथेनॉल वही जो है पीने वाला। चलिए आगे देखते हैं। तो ऊपर भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब इसका है रासायनिक गुणधर्म। सोडियम के साथ अभिक्रिया, ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करके एथेनॉल सोडियम एथाऑक्साइड बनाता है। सोडियम इसके साथ क्रिया करके सोडियम के साथ, यहाँ पे देखिए सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है एथेनॉल। देखिए मेथ एथ है और OH है ना, तो ऑल मेथे एथेनॉल हो गया। एथ है ना, एथ और नॉल एथेनॉल। ठीक, ये आपका सोडियम के साथ एथेनॉल क्रिया करके सोडियम एथाऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तब उसी की उपस्थिति से हाइड्रोजन गैस की एथेनॉल की जांच की जा सकती है। फिर आपका है निर्जलीकरण। अब एथेनॉल का निर्जलीकरण हम करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका एथीन बन जाएगा और जल बन जाएगा। CH2 एथीन बन जाएगा और जल। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, समझ के चलिए। यहाँ पे देखिए मेथ है, एथ है, एथ हुआ, और डबल बांड का मतलब ईन। सिंगल बांड रहेगा ना, तो इसको हम बोलेंगे
एन, और डबल बॉन्ड रहेगा ना तो बोलेंगे इन, ठीक। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन, आइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए आपका डबल बॉन्ड है तो इसको इन बोलेंगे, एथ और इन, एथीन हो जाएगा। आगे है आपका एथेनॉइक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है इसके भौतिक गुणधर्म। एथेनॉइक अम्ल है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसके भौतिक गुण। एथेन और ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑइक, एथेनॉइक अम्ल। देखिए ये क्या होते हैं, रंगहीन द्रव, रंगहीन होते हैं, स्वाद में खट्टा, स्वाद में खट्टे होंगे, सिरके जैसी गंध, और इनकी गंध सिरके जैसी होती है। इनका क्वथनांक 391 की होता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। शीतलन करने पे, इसे ठंडा करने पर यह बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसीलिए इसे हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, जो जम जाता है इसी वजह से। अब इसका हम एथेनॉइक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म हम देखेंगे। पहला एस्टरीकरण, एथेनॉइक अम्ल का एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो एस्टर बनता है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एथेनॉइक अम्ल जो है इसका हम एथेनॉल से अभिक्रिया जब कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो एस्टर बनता है, CH3CO CH2 CH3, इसी को हम बोलते हैं एस्टर। और जो एस्टर है मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। इसकी गंध कैसी होती है, मीठे फल जैसी इसकी गंध होती है एस्टर का। आपका है फिर साबुनीकरण। अब यहाँ पे आपका प्रक्रिया है साबुनीकरण। अब आपका एथेनॉइक जो है, एथेनॉइक NaOH के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है ना, तो इसी विधि को हम साबुनीकरण बोलते हैं, ठीक। इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है, इसी विधि से साबुन तैयार किया जाता है, और जो बनता है उसे हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं। या तो क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया, NaOH क्षार है ना, इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराने पे सोडियम एसीटेट बनता है, इसी को हम साबुनीकरण बोलते हैं, और जल बनेगा। आगे देखिए, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। आपका ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके ये सोडियम एसीटेट बनाता है। क्लियर है ना यहाँ तक। साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या है और अपमार्जक क्या है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। अब अगर एग्जाम में दे देगा साबुन क्या होता है, आप लिख कर मत आइएगा। साबुन जिसको हम डेली लगाते हैं, लगा के उसको रगड़ के नहाते हैं, ये लिख के मत आइएगा, ठीक है। साइंस का है, लिख के आएगा साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। क्लियर है ना, ये लिख के आइएगा। नहीं तो एग्ज़ाम वाला भी ना जब देखेगा लगाएंगे कि हम एकदम साबुन लगा के एकदम अच्छे से नहाते हैं, तो फिर उसके बाद से एग्ज़ामिनर भी जो कहेगा ना, हाँ बेटा तुम नहाते रहो और हम तुमको नहला रहे हैं, नंबर भी फिर आपका गोला कर देगा। तो सोच समझ के पढ़ लीजिएगा। उदाहरण आपका हो जाएगा C17H35OONA+, ठीक है। साबुन केवल मृदु जल में सफाई
किया करते हैं। जो साबुन आपका है ये केवल मृदु जल में सफाई करते हैं, कठोर जल में नहीं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। आप क्या पढ़े थे? जो साबुन आपका है, देख लीजिए एक बार फिर से। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम लवण था, लेकिन यहाँ पे अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया करते हैं। अपमार्जक जो आपके हैं कठोर और मृदु दोनों जल में सफाई किया करते हैं। साबुन अणु में इसका हो जाएगा एक जलरागी सिरा, आयनिक भाग जिसको हम बोलते हैं, और जल विरागी सिरा, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक, जलरागी आयनिक सिरा देखिए इधर है और जल विरागी सिरा इधर है। ठीक है। साबुन अणु की संरचना। साबुन की सफाई प्रक्रिया। मैल तैलीय होते हैं, जो आपके मैल कैसे होते हैं? तेल के जैसे होते हैं, तैलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है। जो आपका यहाँ पे जल विरागी सिरा है ये तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरा के चारों तरफ पानी से घेर लिया जाता है। और जो जल रागी सिरा है सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। देखिए मैल जो है तैलीय होते हैं। ठीक, जल विरागी सिरा है तेल में घुल जाता है। ठीक है, और जलरागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। इससे मिसेली संरचना बन जाती है। यही आपकी है साबुन की संरचना। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। इसी के द्वारा ही कपड़े साफ हो जाते हैं। बस लास्ट आपका, इसके बाद हम ट्रिक देखेंगे। अब है साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। जो साबुन है कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ जिसको हम बोलते हैं स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है और यह जो स्कम है यही सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनता है। देखिए अपमार्जक का उपयोग कठोर जल में सफाई प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, प्रभावशाली है। कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनता है। उसमें आपका जो यहाँ पे था साबुन कठोर जल में उपस्थित जो साबुन था कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता था, लेकिन अपमार्जक स्कम नहीं बनाता है। क्लियर है ना? अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है, आप करके बताइएगा। ठीक, आपके टेलीग्राम में पहुंच जाएगा ये। चलिए आगे हम देखते हैं ट्रिक। रुक जाइए, इसको परफेक्ट करने दीजिए। देखिए हमारा ट्रिक है हाइड्रोकार्बन के सूत्रों को याद रखने की ट्रिक। अब हाइड्रोकार्बन जो है जैसे आपका एल्केन था, एल्कीन था, एल्काइन था ना, इसके सूत्र को याद रखने की ट्रिक है आपकी जोड़ो, छोड़ो और घटाओ। पहला क्या है? जोड़ो, दूसरा छोड़ो, तीसरा घटाओ। इसका ट्रिक है। ठीक, एल्केन है
सबसे पहले एल्केन आता है, एल्केन में जोड़ो और एल्कीन में छोड़ो और एल्काइन में घटाओ। यहाँ पे देखिए CN हम लिखे ना, CnH2n तो रहेगा, CnH2n याद रख लीजिए, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, CnH2n है। अब जोड़ो है ना, तो इसमें हम +2 जोड़ देंगे। ठीक है, CnH2n है, जब जोड़ो यहाँ पे सूत्र है तो यहाँ पे हम +2 जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया जोड़ो। और यहाँ पे एल्कीन में छोड़ो, अब यहाँ पे कुछ जोड़ना ही नहीं है, CnH2n को वैसे ही हम लिख देंगे, छोड़ दिए यहाँ पे। ठीक, और आपका अब एल्काइन, एल्काइन में है घटाओ, तो CnH2n तो हम लिखे हैं, अब घटाओ बोला है ना तो -2 घटा दिए। क्लियर है ना? तो इसका ट्रिक है जोड़ो, छोड़ो और घटाओ। अब देखिए, और कार्बन की गिनती सबको तो याद नहीं होगी, कुछ लोगों को याद होगी। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, कार्बन की गिनती को याद करने की इसकी ट्रिक है। मम्मी ने एग पराठा बनाया, पापा खुश हुए। मम्मी ने क्या की, मम्मी क्या की, एग का पराठा बनाई और पापा खुश हो गए हैं। देखिए मम्मी से हो जाएगा मेथ, ठीक, जिसको बोलते हैं हम CH4, मेथ हो जाएगा। और ए से एथ हो जाएगा, मेथ एथ, एथ मतलब 2 हो जाएगा, कार्बन के दो अणु हो जाएगा, 2 परमाणु। और मेथ एथ, और पराठा से हो जाएगा, पराठा से आपका प्रोप। ठीक, बनाया से हो जाएगा ब्यूट, पापा से पेंट, खुश से हेक्स। तो मेथ मतलब एक होता है C1 और एथ C2, प्रोप C3 और ब्यूट C4, पेंट C5, हेक्स C6। ठीक है ना, याद हो जाएगा ना आप। चलिए ठीक है, आप लोग जुड़े उसके लिए एकदम दिल से आपका धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, पाप मत करिएगा, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है। एक वीडियो में सोचिए आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर किया जा रहा है। कम से कम लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग मतलब इतना आलस बना दिखाते हैं, बताइए, पाप मत कमाइए, मेहनत से पढ़ाया जा रहा है आपको। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, आपको ट्रिक दिया जाएगा, आपका मतलब साइंस इतने अच्छी तरह तैयार कर दिया जाएगा। 70 नंबर का आता है ना, 70 में आपका 65+ ही रहेगा, अगर आप सही से एकदम पढ़ ले रहे हैं, एकदम अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, खुश रहिएगा।